वेलकम टू अदिति हिमांटी क्लासेस। आज हम एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड ये करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी वैल्यू एडेड मेथड कर रखे हैं हम। नेशनल इनकम जो हम तीन तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं, एक तो वैल्यू एडेड मेथड, फिर इनकम मेथड, और थर्ड जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमने ऑलरेडी पहले प्रीवियस वीडियो में ये मैंने करा रखा आपको। आज हम इनकम मेथड का क्या फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम निकालते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड का जो तरीका होता है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। सो अगर हम इनकम मेथड से ना, सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला होता है एनडीपी एट एफसी। आपको ये याद रखना होगा कि हम जब ये रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, सीओई और मैक्स इनकम, ये जब पांच चीज़ ऐड करते हैं, देखो रेंट और रॉयल्टी मैं समझा रहा हूँ एक एक करके, तो हमें निकलता है एनडीपी एट एफसी। एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या निकलता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो हम ये पांच चीज़ ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? पहला तो है ये रेंट या रॉयल्टी। पहला है रेंट और रॉयल्टी। रेंट मतलब होता है कि जो लैंड वगैरह या हम बिल्डिंग किसी को रेंट पे देते हैं, तो उससे हमें, किसी को देते हैं यूज़ करने के लिए, तो उससे हमें रेंट मिलता है, तो रेंट हो गया। और रॉयल्टी मतलब होता है कि अगर ज़मीन के अंदर कोई मिनरल मिलता है, ये ज़मीन के ऊपर का होता है रेंट, और ये ज़मीन के नीचे का होता है। अगर ज़मीन के अंदर ज़मीन के नीचे कोई मिनरल मिलता है, तो वो एरिया गवर्नमेंट उसको अपने अंडर ले लेता है, और जिस कंपनी को उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और बेचने का जो परमिशन मिलता है, वो कंपनी गवर्नमेंट को रॉयल्टी देता है। तो इस तरह से रॉयल्टी मतलब कि ज़मीन के अंदर मिनरल्स वगैरह मिलता है, तो उसके लिए रॉयल्टी गवर्नमेंट को मिलता है। तो ये भी हम ऐड करते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी। अगर सिर्फ रेंट दिया होता है तो हम सिर्फ रेंट ले लेते हैं। अगर रॉयल्टी दिया होता है, दोनों को ऐड करके हमारा रेंट और रॉयल्टी निकलता है। उसके बाद इंटरेस्ट मतलब आपको पता है कि अगर मान लो कि हम कोई फैक्ट्री डालने, तो उसमें मशीनरी वगैरह हमने जो खरीद रखा है, उसको लोन पे हमने खरीद रखा, तो उस लोन का हम इंटरेस्ट चुका रहे हैं, तो इंटरेस्ट हो गया। ये भी एक पार्ट है एनडीपी एट एफसी का। उसका प्रॉफिट है और सीओई है, इसको मैं एलोबरेट करके बता रहा हूँ आपको। और एक मिक्स्ड इनकम है। तो ये हम फर्स्ट ये हो गया, दूसरा इंटरेस्ट, उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद सीओई और मिक्स्ड इनकम। ये जब पांच चीज़ हम ऐड करते हैं, तो हमें क्या निकलता है? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन फिजिकल ईयर या फाइनेंसिंग ईयर में जो निकलता है, उसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी सामान बनता है उसका मनी वैल्यू को हम जब हम इन पांच चीज़ों ऐड करते हैं, तो हमें एनडीपी, नेट, यानी कि इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है, और फैक्टर कॉस्ट में है ये, इसका मतलब कि हम इसमें से एनआईटी माइनस किया हुआ है, तो ये डोमेस्टिक इनकम निकलता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमने तो पहले ये समझा कि ये पांच चीज़ ऐड करने से हमें एनडीपी एट एफसी निकलता है। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा फॉर्मूला कि ये पांच चीज़ें हम ऐड कर देते हैं तो हमारा एनडीपी एट एफसी निकलता है। ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि ये प्रॉफिट का कंफ्यूजन होता है, प्रॉफिट का और सीओई का। सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, सो प्रॉफिट, कभी कभी प्रॉफिट को ना वो अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। क्या देते हैं प्रॉफिट? देखो, प्रॉफिट इक्वल टू दो चीज होता है, तीन चीज होता है। एक तो डिविडेंड, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, और थर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये तीन चीज ऐड करेगा। मान लो प्रॉफिट दिया हुआ तो कोई बात नहीं, आप प्रॉफिट ले लो उसको, लेकिन प्रॉफिट कभी कभी नहीं देते, उसके जगह पे डिविडेंड दे देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स दे देते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड मतलब होता है कि शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट का पार्ट मिलता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, और कॉर्पोरेट टैक्स मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो फैक्ट्री के प्रॉफिट पे टैक्स लगाता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, या इसको प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं हम इसको, और प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं हम।
और तीसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट कंपनी के पास बच जाता है, बाकी सारे चीज़ प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी के पास बच जाता है डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स निकालने के बाद, तो उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या इसको हम सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, तो ये नाम से भी दे सकते हैं। तो ये हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपको वो कंफ्यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट की जगह पे ये सारे दे सकते हैं। उस समय हमें इन तीन, अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, ये तीनों दिया हुआ, तो इसको ऐड करके हम प्रॉफिट निकालते हैं। अगर मान लो कि डिविडेंड है 20 रुपीज़ है, ये 30 रुपीज़ है, और मान लो ये 50 रुपीज़ है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो 20, 30, 50, 50, 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट दिया हो तो ठीक है, हम प्रॉफिट ले लेते हैं, नहीं तो इन तीनों को ऐड करके हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है सीओई। सीओई भी कंफ्यूज कर सकते हैं उन लोग। देखो सीओई जो होता है वो इसका दो पार्ट होता है। एक तो वेजेज एंड सैलरी, वेजेज एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड। ठीक है, जो वेजेज एंड सैलरी जो मिलता है कैश में, अगर मान लो पैसा मिल रहा है, काइंड मतलब होता है मान लो फ्री ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल रहा है, अगर मान लो ब्रेकफास्ट मिल रहा है, तो ये सारे को बोलते हैं हम काइंड में मिल रहा है, सामान के फॉर्म में हमें फ़ायदा हो रहा है बिकॉज ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ एनी फैक्ट्री और जॉब। और दूसरा जो होता है, तो ये एक ये हो गया, प्लस हम इसमें क्या ऐड करते हैं, दूसरा चीज़ ऐड करते हैं वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। देखो मैं समझा रहा हूँ, जैसे क्या होता है ना कि किसी का मान लो सैलरी है 20,000 रुपीज़ सैलरी है किसी का, ठीक है। अभी 20,000 रुपीज़ में से ना 18,000 रुपीज़ जो है उसको कैश मिल रहा है, 18,000 रुपीज़ उसे कैश मिल रहा है, ठीक है। और 2,000 रुपीज़ का बेनिफिट उसे इस तरह से मिल रहा है। अगर मान लो 2,000 रुपीज़ वो प्रोविडेंट पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में डाल दिया जा रहा है, और रिटायरमेंट के बाद वो पीएफ का पैसा जो उसे मिल रहा है एज ए पेंशन के फॉर्म में या लमसम अमाउंट मिल रहा है, तो ये जो है उस टोटल सैलरी का कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है। तो इसलिए अगर मान लो कि सीओई दिया हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो हमें फिर कोई चीज़ ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम सीओई ऐड कर देते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। लेकिन अब मान लो कभी कभी सीओई नहीं दे देते हैं, और क्या दे देते हैं, वेज एंड सैलरी देते हैं, कैश एंड काइंड, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो इन दोनों को ऐड करके हमें सीओई निकाल लेते हैं। तो ये हो गया सीओई निकालने का। तो ठीक है, तो हम क्या, अब मैं एक बार फिर से आपको समराइज कर देता हूँ। हम इनकम मेथड से हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। आपको ये याद रखना होगा कि हम ये चार चीज़ जब ऐड करते हैं, पांच चीज़, तो हमें NDPAT, यहाँ पे कुछ और लिख दोगे आप तो फिर सारा कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए आपको याद रहना चाहिए कि रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सीओई और मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब वो इनकम जो कि हम, जैसे बड़े बड़े कंपनी में तो सारा प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, ये सब चीज़ अलग अलग होता है। लेकिन एक आदमी जो खुद ही सब कुछ मैनेज कर रहा है, अपने ही दुकान में बैठा हुआ, अपने घर में दुकान खोल रखा है, सब खुद ही सामान लेके आता है, खुद ही बेचता है, वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बाइफरकेट करना कि क्या रेंट है, क्या इंटरेस्ट है, क्या प्रॉफिट है, क्या सीओई है। तो उस समय हम ऐसे चीज़ को मिक्स इनकम लेते हैं। तो जब हम ये पांच चीज़ ऐड कर देते हैं तो हमें क्या निकलता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि NDPAT ही निकलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है हमारा फैक्टर कॉस्ट पे। अगर यहाँ पे आप कुछ और लिख दोगे तो सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा NDPAT कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाँ कि देखो NDPAT हमने पहले क्या निकाल लिया था उस फॉर्मूला के थ्रू, NDPAT ये हमने निकाल रखा था, ये हमने निकाला था NDPAT। हमें निकालना है NNPAT। NNPAT क्या होता है, इसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। NNPAT को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो ये निकालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी ये है, NDPAT हमने उस फॉर्मूला के थ्रू निकाल रखा है। तो देखो यहाँ पे नेट से नेट, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है,
फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जो है इसमें है, ये डोमेस्टिक हमने निकाला था, हमें निकालना है नेशनल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि डोमेस्टिक अगर दिया हो तो NFIA, NFIA मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये हमने पहले वीडियो में बता रखा है कि फैक्टर कैसे निकलता है NFIA, कि अगर मान लो कि इंडिया है, इंडिया से बाहर से कुछ लोग अर्न करके इंडिया में लेके आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे मान लो कि ये शाहरुख खान का दुबई में रेस्टोरेंट है और वो पैसा इनकम जनरेट होकर इंडिया में लेके आ रहा है, तो वो हो गया कि फैक्टर इनकम हम बाहर से अर्न करके लेके आए अपने कंट्री में। और ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से पैसा अर्न करके लेके जा रहे हैं, तो ये उसको कहते हैं टू अब्रॉड और ये फ्रॉम अब्रॉड। तो फ्रॉम हो गया प्लस में होता है, टू माइनस में होता है। तो उसी तरह अगर मान लो कि हमारा NFIA जो है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, प्लस और माइनस। तो जो फ्रॉम होता है ना, फ्रॉम प्लस में आ जाता है। जैसे मान लो कि आया जो है वो 50 है और जो इंडिया से बाहर लेके गए वो 25 है, तो हम इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी कि 25 जो हो गया ये आपका NFIA हो गया। तो जब हम इस इनकम को डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देते हैं तो हमें NNP@FC निकल जाता है। सो डोमेस्टिक और नेशनल में फ़र्क क्या है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और जब इसको माइनस करके हम NFIA निकलता है उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं डोमेस्टिक से, तो ये नेशनल में बदल जाता है। तो इस तरह से हम नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। ठीक है, सो ये हमने समझ में आ गया कि किस तरह से नेशनल इनकम निकालते हैं। अब एक चीज़ और है जो आपको समझना जरूरी है यहाँ पे, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बताया मैंने, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। इन ये एक हो गया, दो हो गया और तीन हो गया, इन तीनों को ऐड कर दो तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाता है। अगर मान लो क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, यानी कि आपका रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट और प्रॉफिट दे रखा है, तो आपको जरूरत नहीं है अलग अलग से ऐड करने का। आप अगर आपको NDP@FC निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट प्लस COE हो गया प्लस मिक्स इनकम, ये चीज़ हम ऐड कर देते हैं तो हमारा पूरा निकल जाता है NDP@FC। हमने अभी देख लिया किस तरह से फार्मूला डिराइव करते हैं इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम एस्टिमेट करने के लिए। अब हम कुछ एग्जांपल करके देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से हम इन सारे फार्मूला को अप्लाई करके नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट NDP@FC, हमें NDP@FC निकालना है। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था इनकम मेथड में हम सबसे पहले तो हमारा फार्मूला होता है NDP@FC निकलता है। ठीक है, सो हम पहले निकालेंगे NDP@FC। NDP@FC, ये मैंने आपको बता रखा कि NDP@FC निकालने के लिए हमें रेंट चाहिए प्लस रॉयल्टी चाहिए, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस COE प्लस प्रॉफिट, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट COE प्लस मिक्स्ड इनकम। तो ये पांच चीज़ हम ऐड करने के बाद हमारे पास NDP@FC निकल जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है, रेंट और रेंट रॉयल्टी। अब यहाँ पे हमारे पास दे रखा है रेंट भी दिया हुआ है और रॉयल्टी भी, रॉयल्टी नहीं दिया हुआ, तो रेंट ले लेते हैं हम कितना, 130। जो नहीं दिया होता है उसको हम 0 मान लेते हैं, तो रॉयल्टी 0 है। इंटरेस्ट दिया हुआ है और इंटरेस्ट है 160। रेंट इंटरेस्ट, उसके बाद COE हमें COE नहीं दिया होता, मैंने बताया था अगर COE नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं, आपके वेज एंड सैलरी प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऐड कर देते हैं, यानी कि 450 प्लस 75, 450 प्लस 75, ये हो गया COE हो गया। प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया हुआ। अगर प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं, डिविडेंड लेते हैं
कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि 45, 15 और 10। 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 10, 45, 15 प्लस 10, सॉरी ये आपका 15 है, ये नहीं है। हाँ, उसके बाद हम क्या लेते हैं, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम दे रखा है, मिक्स्ड इनकम नहीं दिया हुआ है तो हम 0 मान लेते हैं। मिक्स्ड इनकम प्लस 0, ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो अब हम ऐड करते हैं इसको, 130 प्लस 160, 160, 190, 290, 290, 290, 400, 290, ये हो गया 450, 500, 525, ये हो गया 525 प्लस 45, 50, 60, 70 और 70, ये हम दे 5, 9, 9, 18, 1, 3, 5, 8, तो 885। तो ये क्या निकल गया हमारा, 885 जो है करोड़ NDPAT-FC निकल गया। हमें निकालना क्या है, NDPAT-FC निकालना है। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं कि NDPAT-FC आराम से निकल गया। ठीक है।